गुप्ता और आप देख रहे हैं एबी स्टार न्यूज। वक्त हो चुका है हमारी देवभूमि का, जहां पर हम बात करेंगे उत्तराखंड की तमाम अहम खबरों के बारे में। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं चंपावत की, जहां पर सीएम पुष्कर सिंह धामी उपचुनाव के प्रचार के लिए मोटरसाइकिल चलाते हुए नजर आए, जहां उन्होंने डोर टू डोर प्रचार किया। तो चंपावत उपचुनाव के साथ ही भाजपा कांग्रेस के साथ कई राजनीतिक पार्टियां एक्टिव है। भाजपा से सीएम पुष्कर सिंह धामी ने मोटरसाइकिल पर सवार होकर प्रचार किया। 31 मई को उपचुनाव के लिए मतदान होना है। टनकपुर में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने डोर टू डोर प्रचार किया। उन्होंने आगामी उपचुनाव में अधिक से अधिक मतदान कर भाजपा को पूर्ण बहुमत से विजय बनाने की लोगों से अपील की। उन्होंने टनकपुर के विभिन्न जगहों में बैठकर चाय पर उपचुनाव की चर्चा की। यहां पूर्व विधायक कैलाश गहतोड़ी, पालिका अध्यक्ष विपिन कुमार, पूर्व पालिका अध्यक्ष हर्षवर्धन रावत, महादेव और अन्य लोग मौजूद रहे। इससे पहले चंपावत में करीब 2 माह तक चले उपचुनाव के प्रचार का शोर रविवार को 5 बजे थम गया। आखिरी दिन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कई जगहों पर जनसभाएं की। पुष्कर सिंह धामी ने 21 अप्रैल को चंपावत के गुरु गोरखनाथ धाम आकर उपचुनाव का शंखनाद किया था। इसके बाद कांग्रेस ने निर्मला पर दांव खेलते हुए उन्हें चुनावी मैदान पर उतरने की कमान सौंपी। 1.5 से 2 माह के इस अंतराल में दोनों दलों के बीच कई बार सियासी रंजिश देखने को मिली। दोनों दलों ने एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाए, तो वहीं विपक्ष ने उनके इस कदम को चुनाव आचार संहिता का खुलेआम उल्लंघन बताया। बात अगर पोलिंग बूथ की करते हैं, तो जहां उपचुनाव मतदान के लिए दूरस्थ और पास वाले इलाकों के लिए पोलिंग पार्टियां सोमवार को रवाना हुई। दुर्गम क्षेत्रों के लिए बीते रविवार को ही 16 पोलिंग पार्टियां रवाना हो चुकी थी, जो आज केंद्र तक पहुंचेंगे। डीएम नरेंद्र सिंह भंडारी ने कहा कि सोमवार को 135 बूथों के लिए पोलिंग पार्टियां रवाना हुई थी। तो इस दौरान गौरव चौड़ मैदान में कर्मचारियों और अधिकारियों समेत अन्य लोगों का जमावड़ा लगा रहा। कल मतदान कराकर बुधवार तक सभी पोलिंग पार्टियां चंपावत पहुंचेंगी। बात अब देहरादून की कर लेते हैं, जहां पर बजट सत्र अब आगे बढ़ सकता है। आपको बता दें कि ये बजट सत्र 10 जून को गैरसैंण में प्रस्तावित था। सूत्रों की माने तो राज्यसभा चुनाव और 4 धाम यात्रा को लेकर सरकार सत्र को आगे बढ़ा सकती है। उत्तराखंड विधानसभा का बजट सत्र आगे बढ़ने की पूरी संभावना है। राज्यसभा चुनाव और 4 धाम यात्रा के पूरे शबाब में होने से सरकार यह फैसला ले सकती है। विधायी विभाग की तरफ से गैरसैंण में 7 जून से बजट सत्र शुरू करने की सरकार से सिफारिश की गई है। हालांकि अभी तक सरकार की तरफ से इस पर कोई फैसला नहीं लिया गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 31 मई तक चंपावत उपचुनाव में व्यस्त हैं। इसके बाद 3 जून को उपचुनाव का परिणाम आना है। दूसरी तरफ विधानसभा सत्र शुरू करने के लिए ये प्रस्ताव कैबिनेट बैठक में भी लाया जाना है। हालांकि मुख्यमंत्री धामी विचलन के जरिए भी इस प्रस्ताव को हरी झंडी दे सकते हैं, लेकिन सरकार के सामने सबसे अहम सवाल 10 जून को होने वाला राज्यसभा चुनाव है। प्रस्तावित दिन से सरकार अगर इस सत्र को हरी झंडी देती है, तो फिर चुनाव संपन्न कराने के लिए विधानसभा स्टाफ को एक दिन पहले ही देहरादून आना पड़ेगा। अगर चुनाव निर्विरोध होता है तो फिर विधायकों को भी देहरादून आना पड़ेगा। ऐसे में सरकार भी फिलहाल दुविधा में है। बताया जा रहा है कि राज्यसभा चुनाव के मद्देनजर सरकार सत्र की तारीख आगे बढ़ा सकती है। वहीं 4 धाम यात्रा में भी इस बार रिकॉर्ड तीर्थ यात्री पहुंच रहे हैं। सरकार अमला भी अगर गैरसैंण पहुंचता है, तो फिर पुलिस के सामने चुनौतियां बढ़ सकती है। उधर 15 जून से मानसून सीजन भी शुरू होने जा रहा है। फिर बजट सत्र गैरसैंण में हो या देहरादून में, इसे लेकर अभी भी स्थिति साफ होनी बाकी है। किशोर भाजपा के टिहरी विधायक किशोर उपाध्याय ने मुख्यमंत्री धामी से बात कर सत्र की तारीख आगे बढ़ाने की गुजारिश की है। किशोर ने संसदीय कार्य मंत्री को भी ज्ञापन भेजा है, जिसमें उन्होंने कहा कि 4 धाम यात्रा और राज्यसभा चुनाव के चलते सत्र को आगे बढ़ाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि 4 धाम यात्रा और विधानसभा का सत्र दोनों महत्वपूर्ण कार्य है। इससे पुलिस अफसर भी चिंतित है। उन्होंने कहा कि गैरसैंण के बजाय देहरादून में भी सत्र बुलाया जा सकता है।
एक बार फिर बात देहरादून की कर लेते हैं, जहां बीते दिन पुष्कर सिंह धामी ने यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की दिशा में ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन किया था। धामी सरकार की तरफ से इस कदम पर विपक्ष सरकार ने भी उनकी तारीफ की है। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर सरकार के उठाए गए कदम पर कांग्रेस ने भी सरकार की तारीफ की, लेकिन इसके साथ ही सरकार से राज्य के अन्य दूसरे मुद्दों पर भी ध्यान देने की बात कही। कांग्रेस के संगठन महामंत्री मथुरा दत्त जोशी ने कहा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड पर तो सरकार ने कदम बढ़ा दिया है, लेकिन महंगाई, बेरोजगारी और लोकायुक्त जैसे विषयों पर भी सरकार को तेज गति से काम करना चाहिए। कांग्रेस ने कहा कि धामी सरकार अपने चुनावी घोषणा पत्र का वादा तो बता रही है, लेकिन लोकायुक्त पर कोई काम नहीं कर रही है। वुमन सिविल कोड जो समान नागरिक आचार संहिता है, ये भारतीय जनता पार्टी का अपना एजेंडा है। जनसंघ के ज़माने से लोग कहते रहे 370 हटाएंगे, समान नागरिक संहिता लाएंगे, कुछ और काम ये करेंगे जो इनके अपने एजेंडे में है। ठीक है, आपकी बहुमत की सरकार है, आप ला सकते हैं, आप काम कर सकते हैं, लेकिन इसके अलावा भी जो मूलभूत काम है वो बहुत है काम है। आपने 5 साल पहले कहा था 100 दिन के अंदर लोकायुक्त लाएंगे, भ्रष्टाचार को खत्म करेंगे। कहाँ गया आपका लोकायुक्त? कहाँ गई आपकी बेरोजगारी में? आपने कहीं कोई काम नहीं किया। महंगाई चरम सीमा पर है, पलायन बढ़ रहा है। इस प्रदेश के कई और मुद्दे भी हो सकते थे जिनमें मुख्यमंत्री जी पहल कर सकते थे, लेकिन चूंकि ये इनका अपना एजेंडा है, इससे इन्होंने वोट प्राप्त करने हैं, यह इसकी इनकी वोट की राजनीति है, इसलिए ये समान नागरिक संहिता की बात कर रहे हैं। लेकिन अच्छा होता है इसके साथ साथ मुख्यमंत्री जी इन 2-3 बिंदुओं पर भी काम करते, चाहे पलायन की बात है, पर्वतीय कृषि को पुनर्जीवित करने की बात है, नौजवानों को नौकरी देने की बात है, रोजगार की बात है, प्रदेश में भ्रष्टाचार को खत्म करने की बात है। तो कुछ काम हम समझते कि होगा, लेकिन केवल ये भाजपा का एक राजनीतिक एजेंडा है जिसको वो प्राप्त करना चाहते हैं, जिसको आगे बढ़ाना चाहते हैं। इसलिए काम कुछ किया नहीं, लोगों का ध्यान भटकाने के लिए इस तरीके का काम कर रहे हैं। इसलिए समान नागरिक संहिता का प्रचार कर रहे हैं और उसको आगे बढ़ा। उत्तराखंड में सरकारी विभागों की कार्य संस्कृति पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। इसी कड़ी में सरकारी कर्मचारियों के पुनर्नियुक्ति को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। चहेते अधिकारियों और कर्मचारियों के विभागों में पुनर्नियुक्ति में भ्रष्टाचार से भी इनकार नहीं कर सकते हैं। आश्चर्य इस बात का है कि मंत्रियों और नेताओं की ओर से चतुर्थ श्रेणी के पदों पर भी पुनर्नियुक्ति की सिफारिश की जा रही है। इस मामले पर सवाल उठाते हुए कांग्रेस नेताओं का कहना है कि उत्तराखंड में चहेते अधिकारियों और कर्मचारियों की पुनर्नियुक्ति एक आम चलन जैसा हो गया है। रिटायरमेंट के बाद उनको फिर से विभागों में एडजस्ट करने से कार्य संस्कृति प्रभावित हो रही है और प्रदेश पर वित्तीय भार भी पड़ रहा है। विपक्षी नेताओं का कहना है कि रिटायरमेंट के बाद खाली पद जिस व्यक्ति को पहुंचना होता है उसे वो पद नहीं मिलता है। सेवानिवृत्त हो चुके अधिकारियों और कर्मचारियों की सरकार विभागों में पुनर्नियुक्त पर तत्कालीन त्रिवेंद्र सरकार ने रोक लगाई थी। बावजूद इसके सत्ताधारी दल ने वरिष्ठ नेता और यहां तक कि मंत्री अपने चहेतों के लिए सिफारिश लगाने से कोई गुरेज नहीं करते। इस मामले पर नेताओं का क्या कुछ कहना है, आइए सुनते हैं। देखिए, पूर्व मंत्री जी से उन्होंने चर्चा की होगी ऐसा लगता है, और उन्होंने उनके पक्ष में एक पत्र माननीय मंत्री जी को लिखा है, लेकिन अंततः निर्णय शासन के द्वारा लिया जाना है और जो जनहित में होगा वही सरकार के द्वारा निर्णय लिया जाएगा। इसमें किसी प्रकार की सिफारिश का महत्व नहीं है। महत्व इस बात का है कि जनहित में क्या उचित होगा और वही निर्णय भी सरकार लेगी। देखिए, मुझे लगता है कि जो आईसी हैं, जो रिटायर होने वाले हैं और उनकी जगह एक दूसरे अधिकारी ये कह रहे हैं कि इनके पदभार को मैं ग्रहण कर सकता हूं, उनके पास सारी योग्यता है जो उस पद के लिए चाहिए, तो उसके बाद भी जिस तरीके से अरविंद पांडे जी उनकी सिफारिश करते नजर आ रहे हैं धन सिंह रावत जी से कि उनके जो समय है उसका विस्तार किया जाए, ये अपने आप में कहीं ना कहीं दर्शा रहा है कि ये आपसी जो षड्यंत्र है और ये कहीं ना कहीं किसी स्कैम और भ्रष्टाचार की तरफ भी इशारा कर रहा है। पुनर्नियुक्ति और सेवा विस्तार
ये दोनों चीज़ें बहुत गलत हैं, दोनों परिपाटी बहुत गलत हैं। और वो भी तब कि जबकि पूर्ववर्ती सरकारों ने भी ये बात कह चुके हैं कि पुनर्नियुक्ति और सेवा विस्तार तभी होना चाहिए जब रिटायर होने वाले व्यक्ति से बेहतर व्यक्ति आपको कोई नहीं मिल रहा हो। बात अब रुद्रप्रयाग की कर लेते हैं, जहां बीते 28 मई को जिला आपदा परिचालन केंद्र को कुछ ट्रैकर्स के लापता होने की सूचना मिली थी। पांडवशेरा ट्रैक पर कुछ ट्रैकर्स के फंसे होने की जिला आपदा प्रबंधन परिचालन केंद्र को सूचना मिली थी, जिसकी सूचना जिलाधिकारी को भी दी गई। जिलाधिकारी मयूर दीक्षित के निर्देशन में जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी को राहत और बचाव की जिम्मेदारी दी गई। जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी ने कहा कि इस संबंध में स्थानीय लोगों से संपर्क किया गया तो उनको जानकारी मिली कि पांडवशेरा ट्रैक पर कुछ ट्रैकर्स और पोर्टर गए हैं। उनसे संपर्क किया गया, जिसमें ट्रैकर श्रीनिवासन गाजियाबाद, अजय सिंह गोरखपुर, अजय नेगी पौड़ी उत्तराखंड और पोर्टर अरविंद नेगी प्रेस सिंह राकेश जो रुद्रप्रयाग राशि गांव के निवासी हैं, जिनको रेस्क्यू करने के लिए चॉपर भेजा गया, लेकिन खराब मौसम होने के कारण रेस्क्यू नहीं किया जा सका। उन्होंने अवगत कराया कि आज सुबह एयरफोर्स के 2 हेलीकॉप्टर के माध्यम से 5:30 बजे रेस्क्यू अभियान शुरू किया गया, जिसके बाद इनको पिकअप किया गया। इसमें श्रीनिवासन, अजय सिंह, अजय नेगी को गौचर हेलीपैड लाया गया, जहां से उन्हें इलाज के लिए MI रूम गौचर लाया गया। डॉक्टर विशाल चौधरी की देखरेख में इलाज किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि पोर्टर अपने गांव के लिए निकल गए हैं। हमें आज सुबह लगभग 6:30 के लगभग सूचना दी गई DDMO नंदन रजवार के द्वारा कि कुछ ट्रैकर्स का रेस्क्यू किया जा रहा है। वह उन्हें एयरफोर्स के चॉपर के द्वारा गौचर हेलीपैड पे लाया जा रहा है। हमने तुरंत कार्रवाई करते हुए एम्बुलेंस के साथ अपनी मेडिकल टीम वहां पे रवाना करी। वह जो भी घायल वहां पे लाए गए थे उनको तुरंत यूनिट हॉस्पिटल में उपचार के लिए लाया गया और तुरंत यूनिट हॉस्पिटल में अभी उन सबकी जो कंडीशन है वो स्टेबल है और उपचार जारी है। डिहाइड्रेशन थी सबको और एक घायल को थोड़ी कोल्ड इंजरीज भी थी और वह अभी उपचाराधीन है। वह सभी अभी खतरे से बाहर हैं और ये डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स और ITBP की त्वरित कार्रवाई के दौरान के कारण ही इनका जान बचना संभव हुआ। प्रदेश में शिक्षा का स्तर लगातार घटता ही जा रहा है। बात अगर उत्तराखंड के सरकारी विद्यालयों की करें तो वहां की स्थिति क्या है, ये किसी से छिपी नहीं है। तो लगातार बंद हो रहे सरकारी स्कूल और घटती छात्र संख्या इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। हाल ही में शासन की ओर से कुमाऊं मंडल के 7 स्कूलों को बंद करने का आदेश जारी किया गया है। बंद होने वाले इन 7 माध्यमिक स्कूलों में 3 स्कूल अल्मोड़ा जिले के हैं। स्कूलों को बंद करने के आदेश का कई इलाकों में छात्रों और परिजनों ने विरोध भी किया है, लेकिन सरकारी अधिकारियों के जनहित के इन मुद्दों पर अब कोई दिलचस्पी नहीं दिखी है। सरकारी स्कूलों में लगातार छात्र संख्या का घटना, वहीं दूसरे ओर निजी स्कूलों में छात्र संख्या का बढ़ना सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े करता है। इस दौरान अल्मोड़ा दौरे पर पहुंचे शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने खुद शून्य छात्र संख्या वाले स्कूलों को बंद करने की बात कही है। मंत्री ने कहा कि जिन सरकारी स्कूलों में छात्र संख्या शून्य हो गई है, ऐसे स्कूलों को निश्चित रूप से बंद किया जाएगा। देखिए, ऐसा है कि देश में NEP लागू करने वाला पहला राज्य उत्तराखंड है, जो इस साल से NEP को लागू करेगा। 15 बच्चों पे एक टीचर देने वाला भी देश का पहला राज्य उत्तराखंड है। और इस बार जब हमने प्रवेश उत्सव चलाए तो अभी तक 1,35,000 बच्चों ने सरकारी हमारे स्कूलों में एडमिशन ले लिया है। और मैं कह सकता हूँ कि उत्तराखंड का छात्र अनुपात अगर देखा जाए तो उसमें सरकारी कॉलेज इस समय लगभग हमारे 104 नए कॉलेज और जो है हमने संचालित किए हैं, जहाँ छात्र संख्या बढ़ चुकी है। हाँ, अगर जिस गांव में एक भी छात्र नहीं है तो निश्चित रूप से वहाँ का स्कूल बंद होगा, लेकिन अगर कहीं एक भी छात्र है तो इस स्कूल बंद। तो बात अब बाजपुर की कर लेते हैं, जहां पर उत्तराखंड के स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने स्वास्थ्य विभाग का औचक निरीक्षण किया। जहां निरीक्षण के दौरान स्वास्थ्य मंत्री ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर
करने के लिए जल्द चिकित्सकों और जरूरी उपकरण उपलब्ध कराने की बात कही। बता दें कि बाजपुर का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बदहाली के आंसू बहा रहा है, जहां स्वास्थ्य केंद्र में आने वाले मरीजों को बेहतर उपचार दिए जाने की जगह उन्हें मात्र रेफर किया जाता है। वहीं रविवार को स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण करने के लिए उत्तराखंड सरकार के कैबिनेट मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत पहुंचे, जहां स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने स्वास्थ्य केंद्र के इमरजेंसी वार्ड, जनरल वार्ड के साथ सरकारी आवासों का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य केंद्र में जल्द ही रिक्त पड़े चिकित्सकों के पदों पर चिकित्सकों की तैनाती की जाएगी और अल्ट्रासाउंड मशीन को संचालित करने के लिए टेक्नीशियन उपलब्ध कराया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य केंद्र में चिकित्सकों को जरूरी उपकरण भी उपलब्ध कराएंगे, जिससे चिकित्सक जनता को अपनी बेहतर उपचार दे सके। स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने बताया कि कोरोना के समय में बेहतर सेवाएं देने वाले कोविड कर्मचारियों को समायोजित करने के लिए निर्देश दिए जा चुके हैं। उन्होंने कहा जल्द ही कोविड कर्मचारियों को भी नियुक्ति दे दी जाएगी। बात यह है कि हमको जल्दी यहाँ के हॉस्पिटल में चिकित्सक भेजने हैं और मुझे लगता है कि जब मैं अगले बार यहाँ आऊँगा तब आप कहोगे कि वाकई मंत्री जी जो है हमारे यहाँ, जहाँ देखिए ऐसा है कि रेडियोलॉजिस्ट की बड़ी कमी है पूरे प्रदेश में और हमने यहाँ तक भी कहा है कि अगर कोई रिटायर्ड रेडियोलॉजिस्ट भी अगर आना चाहता है हमारे यहाँ हॉस्पिटलों में तो हम उसकी नियुक्ति कर सकते हैं। मुझे लगता है कि 40-50 दिन तो मैंने कहा है, हो सकता है उससे जल्दी भी आ जाए। तो हमारा प्रयास रहेगा कि जल्दी से जल्दी हम हॉस्पिटलों में डॉक्टरों की नियुक्ति कर दें। देखिए ऐसा है कि कोविड में जितने भी कर्मचारी लगे हैं, सरकार ने 1.5 महीने पहले उनका निर्णय कर दिया है कि उनको जहाँ जहाँ भी जगह खाली है उनको समायोजित कर दिया जाएगा और उसके आदेश भी जो है मेडिकल कॉलेजों को और सीएमओ को हम लोगों ने कर दिए हैं। उन लोगों ने कोविड के समय में बहुत अच्छा काम किया है और मैं कह सकता हूं कि कोविड काल में बहुत अच्छी सेवाएं उन कर्मचारियों ने। अक्सर ही हम ऐसी खबरें सुनते हैं जहां स्टाइल मारने और दिखावा करने के चक्कर में लोग अपनी जान गंवा देते हैं। ऐसा ही एक मामला रुड़की से सामने आया है, जहां रुड़की में बहती गंगा नहर में ऊंचे पुल से एक नाबालिग बच्चे ने खुलेआम छलांग लगा दी, जिसके बाद मौके पर ही उसकी मौत हो गई। पुल पर छलांग मारना राहगीरों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है और इन्हीं पुलों से पुलिस और प्रशासन के बड़े बड़े अधिकारी गुजरते हैं, लेकिन उन्हें इन सब से कोई मतलब नहीं है। अक्सर ऐसी छलांगों से कई घरों के चिराग भी बुझ जाते हैं, जिसके बाद पुलिस प्रशासन की टीम मौके पर पहुंचती है और लोगों को कुछ दिनों के लिए ऊंचाई वाले पुलों से छलांग लगाने से मना करती है। लेकिन कुछ दिन बीत जाने के बाद से ये खेल फिर ऐसे ही शुरू हो जाता है। वहीं एसपी देहात प्रमेंद्र सिंह डोभाल का कहना है कि उन्होंने सिंचाई विभाग के अधिकारियों से बात की है, बच्चों की सुरक्षा के लिए कुछ ऐसे इंतजाम किए जाएं कि कोई उस पुल के ऊपर न चढ़ पाए। इसमें बेसिकली हम लोगों ने जो सिंचाई विभाग है जो इसका संचालन करता है, इनके अधिकारियों को अवगत भी कराया गया है और इसमें कुछ बोर्ड्स वगैरह भी लगाए गए थे कि भाई इस तरीके की जो घटना कर रहे हैं लोग चढ़ के इस तरीके से नहाने के लिए वहाँ से छलांग लगाते हैं। और पुलिस के संज्ञान में जब कभी ऐसा कोई मामला आता है या कोई इस तरीके का तो पुलिस उसको खैर वहाँ पर तत्काल प्रभाव से उसे रोकती भी है। पर क्योंकि ये डे टू डे वाला एक काम है उसमें हम लोग कोशिश कर रहे हैं सिंचाई विभाग से अधिकारियों से आग्रह करके कि भाई वहाँ जो ऊपर चढ़ने का जो रास्ता है उसको किसी तरीके से बाधित किया जाए ताकि वहाँ बच्चे ऊपर ना चढ़ पाए। उसमें गश्त तो खैर पुलिस कर ही रही है लगातार, जब भी संज्ञान में आता है पुलिस कार्रवाई कर रही है। इसको मैं और जो हमारे अधिकारी हैं उनको मैं भी अवगत कराऊंगा कि इस तरीके की घटना अगर कोई संज्ञान में आती है तो उस पर कार्रवाई करें। बात अब बाजपुर की कर लेते हैं, जहां पर युवाओं के अंदर नशे का जहर फैलाने वालों के खिलाफ पुलिस एक्टिव नजर आ रही है। बीते दिन बाजपुर के ग्राम केशोवाला के पास पुलिस चेकिंग चल रही थी। इस दौरान पुलिस को मुस्तैद देख युवक ने भागने का प्रयास किया, जिसके बाद पुलिस ने युवक का पीछा करते हुए उसे पकड़ लिया। पुलिस को युवक के पास से
7 ग्राम स्मैक और स्मैक बेचकर पाई गई 1,03,000 रुपए की नकदी भी बरामद हुई। पुलिस को युवक के पास से 5 मोबाइल फोन भी बरामद हुए। पुलिस ने आरोपी युवक जुबैर अख्तर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसे न्यायालय भेज दिया है। इस दौरान सीओ वंदना वर्मा ने बताया कि युवक के पास से मिले हुए मोबाइल फोन की जांच की जा रही है, जिसके आधार पर युवक के संपर्क में आए लोगों से भी पूछताछ की जाएगी। ये लगातार सूचना आ रही थी कि बागपुर क्षेत्र में कुछ युवक स्मैक वगैरह का धंधा कर रहे हैं, तो इस पर हमारी टीम सतर्क थी और इस पे हम लोग कल शाम जब इसमें चेकिंग की जा रही थी तो चेकिंग के दौरान केशववाला मोड़ से इसमें बब्बू को गिरफ्तार किया गया है। उसके पास से 7.37 ग्राम स्मैक मिली है। साथ ही साथ कुछ उसके द्वारा जो माल बेचा गया उसके 1,03,200 रुपये उससे बरामद हुए हैं और उसके पास 5 मोबाइल फ़ोन मिले हैं। इन मोबाइल फ़ोनों को चेक किया जा रहा है। इसमें अलग अलग लोगों से इसकी बातचीत और इसके मैसेजेस मिले हैं। उसके आधार पर भी इस मुकदमे में हम लोग अन्य लोगों को देखेंगे कि उनके क्या रोल है इस मुकदमे में उनका। इसके साथ ही इसका बताया जा रहा है कि किसी इकराम से इसने ये खरीदी है और आगे इसे बेच रहा था। तो इन सभी चीज़ों को देखते हुए इसमें इसको गिरफ्तार करके मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है और जल्दी इसमें अन्य लोगों की भी अगर उसमें इन्वॉल्वमेंट पाई जाती है तो उनकी भी गिरफ्तारी कर। बात अब रुद्रप्रयाग की कर लेते हैं, जहां पर हाईवे पर खड़ी एक कार सड़क से 15 मीटर नीचे जा गिरी, जिसमें एक ही परिवार के 3 लोग सवार थे। मिली जानकारी के अनुसार टिहरी NH 58 पर सुबह 7 बजे के लगभग एक कार देवप्रयाग से आगे सैनिक होटल के समीप सड़क से करीब 15 मीटर नीचे पलट गई, जिसमें पति पत्नी और एक बेटा सवार था। देवप्रयाग पुलिस के मुताबिक तीनों चमोली से सुबह 4 बजे चलकर देहरादून गृह प्रवेश में जा रहे थे। इस घटना में घायलों को प्राथमिक उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र देवप्रयाग ले जाया गया, जहां महिला की इलाज के दौरान मौत हो गई। वहीं पति और उसका बच्चा दोनों घायल है और फिलहाल दोनों की स्थिति सामान्य है। बात अब चमोली की कर लेते हैं, जहां सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए अभियान चलाया जा रहा है। आपको बता दें कि सीओ के नेतृत्व में पुलिस ने चेकिंग अभियान को अंजाम दिया है। मिशन मर्यादा के अंतर्गत चमोली पुलिस शराब पीने वालों के खिलाफ अभियान शुरू किया है, जिसके चलते पुलिस ने ढाबों और पार्किंगों में तबातोड़ छापेमारी की है। इस अभियान के तहत पुलिस ने चेकिंग करते समय 15 लोगों के चालान काटे हैं। सीओ कर्णप्रयाग अमित कुमार ने कहा कि शराब पीकर वाहन चलाने और यातायात के नियमों का पालन न करने वालों के खिलाफ पुलिस का ये अभियान लगातार जारी रहेगा। जैसा कि आप देख ही रहे हैं, इस समय ये हमारा ड्रग्स के विरुद्ध अभियान चलाया जा रहा है। इसमें जो भी हमें लिकर करते हुए होटल, ढाबे और यातायात नियमों का उल्लंघन करते हुए लोग मिल रहे हैं, उनके विरुद्ध नियम अनुसार वैधानिक कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। अभी तक हमारे 15 चालान हो गए हैं, जिसमें ड्रंक एंड ड्राइव, कोटपा और यातायात के नियमों का उल्लंघन। बात अब हरिद्वार की कर लेते हैं, जहां सोमवती अमावस्या के पर्व पर श्रद्धालुओं की संख्या लाखों में उमड़ रही है। सोमवती अमावस्या के मौके पर सोमवार को उत्तराखंड के अलग अलग गंगा घाटों और अन्य नदियों के घाटों पर लोगों के पुण्य की डुबकी लगाने का सिलसिला जारी है। हरिद्वार और ऋषिकेश के गंगा घाटों पर श्रद्धालुओं का जमावड़ा लगा हुआ है। स्नान और दान का क्रम लगातार जारी है। एसपी सिटी स्वतंत्र कुमार के मुताबिक सुबह 10 बजे तक 22 लाख श्रद्धालु हरिद्वार में स्नान कर चुके हैं। इससे पहले सोमवती अमावस्या के अलावा सप्ताहांत और 4 धाम यात्रा के चलते धर्मनगरी में रविवार को श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ रहा है। सोमवती अमावस्या स्नान पर हर की पौड़ी समेत अन्य गंगा घाटों पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई। इस दिन का एक अपना महत्व है। अमावस्या के दिन गंगा का स्नान करना,
माताजी ने मुझे स्पेशली बोला था कि सुबह आपने जाना है और सुबह 5 बजे स्नान करके आना है। देखो, आस्था है, पुरानी जुड़ी हुई चीज़ें हैं, तो कुछ ना कुछ है। देखिए, जब भी कोई भी अमावस्या सोमयुक्ता हो जाएगी, अर्थात सोमवार के दिन अमावस्या पड़ेगी, उसको सोमवती अमावस्या कहते हैं। हर अमावस्या बड़ी पुण्यदायी है, स्नान के लिए बड़ी पुण्यदायी है, पितृ कार्य के लिए बड़ी उत्तम बताई गई है। जो व्यक्ति अपने पितरों के निमित्त श्राद्ध कर्म करता है, उसके पितरों को अनंत काल के लिए तृप्ति प्रदान होती है। वो बड़े आनंद में रहते हैं और व्यक्ति को आशीर्वाद ऐसा देते हैं कि व्यक्ति के जीवन में किसी प्रकार की कोई त्रुटि कमी नहीं रह जाती। तो जिन लोगों को शनि पीड़ा है, केवल गंगा स्नान करके दान करने मात्र से शनिदेव प्रसन्न हो जाएंगे। जिन लोगों को जिन स्त्रियों को अपने पति की मंगल कामना, उनकी आयु अच्छी हो और घर में प्रेम भाव बना रहे पति पत्नी के बीच गृहस्थ धर्म के लिए, तो वो आज के दिन वट की पूजा भी करते हैं। इसलिए वट सावित्री का व्रत भी आज किया जाएगा और महिलाएं उससे अपने परिवार के अंदर आनंद की पूर्ति करेंगी, आशीर्वाद लेके उनका। सोमवती अमावस्या के दिन स्नान का विशेष महत्व है और दान का विशेष महत्व है। जो व्यक्ति आज हर की पैड़ी गंगा स्नान आदि, जैसे गंगा आदि पवित्र नदियों में करता है स्नान, ब्रह्मकुंड में स्नान करता है, स्नान के पश्चात अपने पुरोहितों को, ब्राह्मणों को आज के दिन अन्नदान, गर्म वस्त्र, कंबल आदि का दान, शैया दान, स्वर्ण दान, गौदान, इन दानों को बताया गया विशेष तौर पे। जो व्यक्ति ये करता है वो उसको पितरों को तो प्राप्त होता ही होता है, साथ में उस व्यक्ति को कई गुना होकर उसके जीवन में सुखमय साधनों के रूप में वापस मिलता है। आज के दिन अगर किसी कारणवश गंगा तट पे आ भी ना सके तो गंगा जी का ध्यान मात्र करने से घर पे स्नान करेंगे तो आप ये समझ लीजिए कि गंगा जल का फल ही आपको मिल जाएगा। सोमवती अमावस्या का स्नान है। श्रद्धालु रात को 12 बजे से ही स्नान कर रहे हैं और ब्रह्म मुहूर्त में काफ़ी संख्या में श्रद्धालु स्नान किए। भीमगौड़ा बैरियर से लेके और शिव मूर्ति के आसपास से काफ़ी लोग यहाँ पे आए, काफ़ी श्रद्धालु आए और स्नान किए। और क्योंकि चार धाम यात्रा के दौरान भी श्रद्धालुओं की बहुत ज़्यादा भीड़ थी और जो पिछला कांवड़ निकला है उसमें भी बहुत ज़्यादा भीड़ थी, तो उस हिसाब से हम लोग इवेलुएट कर लिए थे कि भीड़ ज़्यादा आएगी और उसको ध्यान में रखते हुए काफ़ी मात्रा में फोर्स की डिमांड भी की गई थी और फोर्स हमें मिली भी है। इसको 5 सुपर जोन में, 15 जोन में और 39 सेक्टर में इसको डिवाइड किया गया है, जिससे कि सुचारू रूप से जो श्रद्धालु हमारे आ रहे हैं उनको नियंत्रित करते हुए स्नान करा के उनके गंतव्य पे वापस भेजा जा सके। चार धाम यात्रा में भक्तों की लगातार उमड़ती भीड़ को देखते हुए पर्यटन विभाग ने यात्रियों को कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए हैं। उत्तराखंड में चार धाम यात्रा को लेकर पर्यटन विभाग ने नोडल विभाग के रूप में यात्रा को सुगम बनाने के प्रयासों में जुटा हुआ है। इसी कड़ी में पर्यटन विभाग ने अब प्रदेश में देशवासियों को यात्रा को लेकर 3 महत्वपूर्ण सुझाव दिए गए हैं। यात्रियों के स्वास्थ्य के मद्देनजर पर्यटन विभाग का कहना है कि लंबी यात्रा के बाद सीधे किसी भी धाम की यात्रा न करें। साथ ही चार धाम यात्रा 6 महीने तक चलेगी, इसलिए आने के लिए कोई भी जल्दबाजी ना करे और हेली सेवाओं के लिए किसी बाहरी व्यक्ति से संपर्क ना करें। इन सुझावों का मकसद यात्रा के दौरान फर्जीवाड़े को रोकना है और यात्रा को सुगम बनाना है। इसके तहत श्रद्धालुओं को 3 महत्वपूर्ण बातों पर ध्यान देने के लिए कहा गया है। है, सबको मौका मिलेगा। केवल जो है वो इस प्रकार के किसी के प्रलोभन में आके यात्रा पर चल पड़ने से अच्छा है कि आप अगला स्लॉट देख ले, आगे कभी आपको बुकिंग मिलती है वो देख ले और उस हिसाब। तो पर्यटन विभाग की तरफ से 3 महत्वपूर्ण बातों को यात्रियों को बताया गया है। पहली कि अगर आप लंबी यात्रा करके आए हैं तो तुरंत ही आप चार धाम यात्रा ना करें। दूसरी ये कि चार धाम यात्रा 6 महीने तक चलेगी, तो कोई भी यात्रा करने के लिए जल्दबाजी ना करें। और तीसरी ये कि किसी भी अन्य व्यक्ति से हेलीपैड के लिए संपर्क ना करें, आप डायरेक्ट जाएं और वहां संपर्क करें। इससे यात्रियों को सुरक्षा मिलेगी और सुगम यात्रा करने का अनुभव भी मिलेगा।
हमारी देवभूमि में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए AB स्टार न्यूज़। नमस्कार।